Good morning, students. Today we are going to begin our next chapter, that is chapter 3 of microeconomics, that is demand. Now see students, all of you know the meaning of demand. डिमांड बोलते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? मांग. ठीक है. See, goods are demanded, students, because they have the capacity to satisfy our wants. But every want of a consumer cannot be called as a demand. जो भी हमारी wants होती है, you cannot call it as a demand. Why? Because demand does not merely means desire of a commodity. डिमांड का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि हमें किसी कमोडिटी की ज़रूरत है. डिमांड मीन्स मैनी थिंग्स. देखो, जनरली डिज़ायर या वांट या डिमांड, ये सब क्या है? ऑल दीज आर इंटरचेंजेबली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. सी, बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दीज टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स. इकोनॉमिक्स में जो वांट है या जो डिज़ायर है या डिमांड है, इन तीनों भी वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग है. डिज़ायर का मतलब क्या होता है? एक विश, कि किसी कमोडिटी के लिए विश करना. ठीक है. वांट क्या होती है? वांट इज़ दैट डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस. वांट मतलब जो इंसान विलिंग है या जो उसको ले सकता है, उसका मतलब वांट होता है. और डिमांड क्या होता है? डिमांड के दो एक्सटेंशन है. सी, डिमांड इज़ एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज़ टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. और उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? पहला ये है कि डिमांड इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस. मतलब वो प्राइस से रिलेटेड है डिमांड. और दूसरा है डिमांड इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर मैं इन सबको शॉर्ट करूँ, इफ़ आई टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड, ध्यान से सुनना. सी स्टूडेंट्स, डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ डिमांड क्या हाईलाइट करती है? 4 एसेंशियल चीज़ों को. ओके, कौन कौन सी है 4 एसेंशियल चीज़ें? एक होती है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाई, ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम. उसी को मैंने यहाँ पे पेपर में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. देखो, डिमांड का इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग बोलेंगे तो होता है हमारी मांग. ठीक है. अब देखो, डिमांड मतलब क्या होता है? इन सारी चीज़ों को सम अप होता है. डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी मतलब हमें किसी कमोडिटी की डिज़ायर, मतलब डिमांड कब होगी? जब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होगी तब. तो पहली चीज़ कौन सी है? जब हमारे पास किसी कमोडिटी की डिज़ायर हो. सेकेंड, एबिलिटी टू बाय मीन्स हमारे पास उसको खरीदने की एबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ विलिंगनेस टू पे फॉर इट, मतलब जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें उसको पे करने के लिए हमारी वी शुड बी विलिंग. देन एट अ गिवन प्राइस, मतलब जो उस कमोडिटी की प्राइस है, उस प्राइस पे हम उसको खरीद पा रहे हैं. देन इन द गिवन टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में वी आर एबल टू बाय. सो डिमांड कब होगी? व्हेन ऑल दीज 5 थिंग्स आर सेटिस्फाइड. ठीक है. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो. जैसे एक बेगर है. बेगर क्या है? बेगर के लिए डिमांड क्या है? ये ऑल दीज 5 एलिमेंट्स शुड बी सेटिस्फाइड. बेगर के पास डिज़ायर तो है पर उसके पास एबिलिटी नहीं है. विलिंगनेस है. विलिंगनेस मतलब वो अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो देना चाहेगा, बट ही डोंट हैव एबिलिटी. दूसरा एग्जाम्पल ले लो ब्लाइंड मैन का. ब्लाइंड मैन के लिए क्या है? ही इज़ हैविंग अ डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. ही इज़ एबल टू बाय, ही इज़ विलिंग टू पे फॉर इट, विलिंग भी है, एट द गिवन प्राइस भी है, इन द गिवन टाइम. सॉरी, फर्स्ट थिंग उसके पास नहीं है. ही डोंट हैव अ डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी. अगर कोई ब्लाइंड मैन है तो उसके पास डिज़ायर क्यों होगा कोई पर्टिकुलर ऐसी कमोडिटी का जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, जबकि उसके पास एबिलिटी भी होगी उसको खरीदने की, उसके पास विलिंगनेस भी होगा पे करने के लिए, और उस प्राइस में वो पे भी कर पा रहा है और उसी गिवन टाइम में, बट ही इज़ नॉट हैविंग डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी. तो ये डिफरेंस है. सो डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए वी शुड सेटिस्फाई ऑल दीज 5 कंडीशंस. So students, this was the simple meaning of demand. Once again, let me tell you to sum up with the definition. What is the definition of a demand? Students, demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a possible price in a given period of time. आया समझ में? So this is the meaning of demand. This is the definition of demand. अब देखो, determinants of demand. डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स है. डिटर्मिनेंट्स मतलब कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं. देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ डिमांड जो डिमांड को चेंज कर देते हैं. अब देखो, ध्यान से देखना कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सी स्टूडेंट्स, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ये देखो, ये क्या है? दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. DX मतलब क्या है? डिमांड फॉर कमोडिटी X.
ठीक है, मतलब कोई भी एक गुड को ले लो, जैसे एक्स, कोई भी एक गुड को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। एफ मीन्स क्या है, फंक्शन ऑफ। एफ मतलब क्या होता है, डिमांड क्या है, फंक्शन ऑफ। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होता है, कोई भी एक गुड ले लो, डिमांड एक्स, किसी एक गुड की डिमांड है एक्स, डिमांड क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। एम का मतलब क्या होता है, मनी इनकम, ठीक है। टी मतलब क्या होता है, टाइम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पी एल मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। स्मॉल टी मतलब क्या, टाइम, ठीक है, मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पी आर मतलब क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। इन सब से क्या है, डिमांड इफेक्ट होती है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, अब एक एक करके सबको ध्यान से समझते हैं। पहला वाला क्या है, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझो कि देखो, अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उसको ले नहीं पाएंगे। अगर प्राइस महंगी हो गई, मान लो एक पेन है, ट्राइमैक्स पेन, जिसको आप लोग यूज़ करते हो, अभी उसकी प्राइस मान लो 50 रुपीज़ है। सपोज ऑल ऑफ अ सडन उसकी प्राइस 80 हो गई, तो प्राइस उसकी इंक्रीज हो गई। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप लोग उस पेन को यूज़ करना कम कर दोगे, तो क्या हो गई, देखो उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और अगर कभी वही ट्राइमैक्स पेन जो अभी 50 रुपीज़ में मिल रहा है, मान लो कल अचानक वो पेन जो है 30 रुपीज़ में मिलना चालू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ प्राइस इन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। सेकंड क्या है, मनी इनकम। मनी इनकम भी देखो, अगर मनी इनकम बढ़ गया, अगर लोगों के पास पैसे आ गए, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा, इफ़ मनी इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ़ मनी डिक्रीजेस डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब अगर लोगों के पास मनी इनकम कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, लोग डिमांड मार्केट में कम करेंगे, क्योंकि लोगों के पास जब पैसे ही नहीं तो लोग कहाँ से डिमांड करेंगे। समझ में आया। पीएल मतलब क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब जैसे अगर विंटर के समर सीज़न है, समर सीज़न में हम लोग एसी की डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, समर सीज़न में लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो एसी के लिए ज़्यादा होगा। तो जब टेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, टेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब अगर गर्मी के मौसम में लोग एसी ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं, वो उनका प्रेफरेंस है, तो एसी की डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। उसी तरह ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर विंटर सीजन में लोग एसी नहीं चलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट और प्रेफरेंस एसी का कम हो गया, तो एसी की डिमांड भी कम हो गई। समझ में आया इसका मतलब। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब किसी भी कमोडिटी का अगर लोग टेस्ट और प्रेफरेंस ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं या ज़्यादा उसको प्रेफर कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर किसी भी चीज़ को लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, पीएल मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। देखो एज इट इज ऑल ऑफ यू नो कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। सो इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई मतलब लोग ज़्यादा हो गए, लोग ज़्यादा हो गए मतलब लोग डिमांड भी ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे ही नहीं तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट, टाइम। देखो टाइम मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भी वही है कि कोई पर्टिकुलर टाइम में लोग अगर सोचते हैं कि हमको ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई लोग उस चीज़ के किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो लोग उसकी जिसके लोग टेस्ट टाइम में उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस, इफ़ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है, मनी इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। अब लास्ट वन क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को समझाने के लिए मैं अलग से यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। ये देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, एक क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, और एक होता है
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, किस चीज़ का एग्जाम्पल लोगे, टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो लोग एक की डिज़ायर करते हैं और दूसरे को चेंज करते हैं। समझ में आया? जैसे टी और कॉफ़ी क्या है, दे आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। वाई? बिकॉज दे आर दोज गुड्स विच कैन बी चेंज और अल्टर्ड। मतलब मान लो अगर लोगों को टी ज़्यादा पसंद आ नहीं रही है तो लोग किस पे स्विच करेंगे, कॉफ़ी पे। और अगर लोगों को कॉफ़ी नहीं पसंद आ रही है तो लोग किस पे स्विच करेंगे, टी लेने पे प्रेफर करेंगे। ठीक है, हम लोग किसी को भी बोलते हैं ना, आप चाय लेंगे क्या कॉफ़ी, तो लोग अगर चाय पीना पसंद करते हैं तो चाय पियेंगे, जिनको कॉफ़ी चाहिए तो वो लोग कॉफ़ी प्रेफर करेंगे। समझ में आया? अब देखो इसका कैसे होगा, दिस इज़ व्हाट, प्राइस ऑफ टी। और ये क्या है, डिमांड ऑफ टी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ये है प्राइस ऑफ कॉफ़ी और ये क्या है, डिमांड ऑफ कॉफ़ी। ध्यान से देखो, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ गया, ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, तो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, टी का डिमांड, अगर प्राइस का जो टी का जो प्राइस है अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। समझ में आया? इफ़ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज देन व्हाट विल हैपन, पीपल विल प्रेफर व्हाट, कॉफ़ी। समझ में आया कि नहीं? अगर लोग सोचेंगे, जब मान लो जनरली लोगों को आदत है चाय पीने की, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो लोग क्या करेंगे, लोग कॉफ़ी पे स्विच करेंगे। तो डीसी मतलब लोग कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। फिर से बता दे रही हूँ, इफ़ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज देन व्हाट विल हैपन, डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन, डिमांड फॉर टी विल डिक्रीज। ये देखो डी मतलब डिमांड फॉर टी, डिमांड फॉर टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? एंड वाइस वर्सा। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। आई होप देर इज नो कन्फ्यूजन इन दिस। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा याद रखो टी एंड कॉफ़ी यू कैन टेक। अब देखो दूसरा कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो दोनों एक साथ चलते हैं, विच गुड्स विच वर्क टुगेदर, मतलब उनको अपन अलग अलग नहीं ले सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल एंड कार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया मिल्क एंड शुगर। ठीक है, एक और एक एग्जाम्पल ले लो, पेन एंड रिफिल। ये सारी चीज़ें कैसी है, all these examples work together, they are called as complementary goods। complementary goods में आप लोग ये 3 एग्जाम्पल याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया है, अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे पेन और रिफिल का। ध्यान से देखो, पी मतलब प्राइस ऑफ पेन, डी मतलब डिमांड फॉर पेन, आर मतलब रिफिल प्राइस ऑफ रिफिल, DR मतलब डिमांड ऑफ रिफिल। अब देखो अगर पेन महंगा हो गया मतलब प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस, तो मैं यहाँ पे ऐसा सिंबल बना दूंगी। अगर पेन महंगा हो गया है तो लोग क्या करेंगे, लोग पेन खरीदना बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, डिमांड फॉर पी विल डिक्रीज। आ गया समझ में? एज्यूम, एंड ये एज्यूम करना आपको। एंड इफ पेन ही नहीं लोग खरीद रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, रिफिल का कोई यूज़ है क्या, तो डिमांड फॉर रिफिल विल ऑल्सो डिक्रीज। आ गया समझ में? एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर पेन महंगा हो गया, इसका मतलब अगर पेन की प्राइस महंगी हो गई, इफ़ प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेज देन व्हाट पीपल विल डू, लोग पेन खरीदना बंद कर देंगे। तो DP मतलब डिमांड फॉर पेन विल डिक्रीज, प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेज देन डिमांड फॉर पेन विल व्हाट हैपन, डिक्रीज। ये हमें एज्यूम करना है। एंड इफ़ लोग पेन ही नहीं खरीद रहे हैं तो DR मतलब डिमांड फॉर रिफिल विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि जब लोग पेन ही नहीं खरीदेंगे तो रिफिल का क्या होगा। आ गया? आप सबको समझ में आ गया? सो व्हाट आर दीज आर ऑल दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, व्हेन आई विल सेंड द video tomorrow in the group, that time I will send you the pictures also of this so that you can refer it whenever you want. I hope this complementary goods and supplementary goods are always clear to you. See students, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। नाउ सी, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, देखो डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x। अब देखो प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। what I'm teaching,
आई एम टीचिंग यू लॉ ऑफ डिमांड। देखो एक बार फिर से बता दे रही हूँ, प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। ये रहा प्राइस और डिमांड, ये डिमांड है और ये प्राइस है। फंक्शन मतलब डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। सो दैट इज वाई आई से दैट प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? सी, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि देखो इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज होती है किसी भी कमोडिटी की तो क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो गई। और जस्ट इसका अपोजिट कर दो, इफ प्राइस डिक्रीजेस सो व्हाट विल हैपन, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। ये क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। बहुत बहुत ईजी है, इकोनॉमिक्स में सबसे ईजी यही है लॉ ऑफ डिमांड। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, ये सारी चीज़ें कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ओटी मतलब क्या, अदर थिंग्स, और अदर थिंग्स के ऊपर मैं ऐसे डैश लगाऊंगी मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ये तभी लागू होगा लॉ ऑफ डिमांड में जब हम लोग अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखेंगे। अब अदर थिंग्स कौन सी है, यही सारी है, देखो ये सब अदर थिंग्स है। अदर थिंग्स मतलब ये मनी इनकम, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप कब हो सकता है, लॉ ऑफ डिमांड कब होगा, जब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। मतलब मनी इनकम होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी होना चाहिए, पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी देयर, टाइम ऑल्सो शुड बी देयर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इन सारे बाकी जो इनको हम लोग अदर थिंग्स बोलते हैं। व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट देन ओनली यू कैन से दैट देयर इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब there is a relationship between price and demand. Price increases, demand decreases. Price decreases, demand increases. ये तभी possible है जब other things constant होंगे। और other things हमारी कौन कौन सी है, ये देखो ये क्या है, ये all these are what, these are our other things। ठीक है, I hope all can see this। आ गया सबको समझ में other things क्या है। अब next देखते हैं। सो अदर थिंग्स मतलब मनी इनकम हो गया, सेम वॉट एवर जो अभी मैंने बताया। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स, बाय कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट्स देयर एग्जिस्ट, सी बाय कीपिंग अदर थिंग कॉन्स्टेंट्स देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड भी इंक्रीज होती, तब वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता। बट व्हेन, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ negative relationship between price and demand. So by keeping other things constant you can say that there exists a negative relationship between price and demand. आ गया सबको समझ में। So if price increases demand decreases, समझ में आया। Most important thing is keeping other things constant. So you know students, whenever we study any definition in economics, या अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ते हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी व्हाट, डेफिनेशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस का मतलब ये किन किन, वो कौन कौन सी चीज़ें जो जिसको हमें कांस्टेंट रखना है और किसको कांस्टेंट रखना है। इस वाले लॉ ऑफ डिमांड में देखो डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, ये डेफिनेशन है। डिमांड तब सेटिस्फाई होगी जब ये सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे। और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब ये सब क्या है, ये अदर थिंग्स है, ये अजम्पशंस हो गए, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द अजम्पशंस। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, स्केड्यूल। तो मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया, एजम्पशंस बता दिया, अब लास्ट हमारा क्या बचा है, स्केड्यूल बनाना। अब देखो मैं स्केड्यूल बना रही हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, लास्ट में एक ग्राफ बनाएंगे। छोटा सा स्केड्यूल बनाती हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। 1 कॉलम प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड देन डिमांड ऑफ गुड एक्स। अब मान लो प्राइस अगर ₹10 है तो डिमांड कितनी हो गई, उसकी बढ़ गई। जैसे कि ये रूल है ना, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, अगर प्राइस है 10 और मान लो डिमांड है 80, अब नेक्स्ट प्राइस इंक्रीज हो गई, 10 से कितनी हो गई, 15, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डिमांड कितनी हो गई, 50। और अगर फिर से प्राइस इंक्रीज हो गई, मान लो प्राइस हो गई 20, तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 10।
क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है. व्हाट डज अवर लॉ सेज? इफ प्राइस इंक्रीसेस डिमांड डिक्रीसेस, इफ प्राइस डिक्रीसेस डिमांड इंक्रीसेस. तो ये मैंने स्केड्यूल बना दिया. अब मैं इसी का ग्राफ बना के आपको दिखा रही हूँ. ये देखो, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और ये ओ हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिट्स. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइस. वाई एक्सेस पे क्या हो गया? प्राइस. अब प्राइस क्या है हमारी? 10, 15, 20. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 10, 15 और यहाँ पे आएगा 20. ठीक है. और अब क्या है ये? यूनिट्स बोलो या फिर इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? डिमांड भी बोल सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे हुआ 10, देन उसके बाद हो गया ये 50, आफ्टर दैट इट इज़ 80. अब कुछ नहीं करना, अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर देना है. कैसे प्लॉट करना है? देखो, पहले में जब प्राइस 10 है तो डिमांड x है, सॉरी डिमांड कितनी है? 80. तो डिमांड हमारी यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे है. प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है? 80. तो वेर आई विल पुट वन डॉट, आई विल पुट वन डॉट ओवर हियर. नेक्स्ट, व्हेन प्राइस 15 है तो डिमांड कितनी है? 50 की. तो जब 15 है तो डिमांड कितनी हो गई? 50 की हो गई. यहाँ पे एक डॉट कर दो. नेक्स्ट, जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी हो गई? 10. तो जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी हो गई? 10. अब क्या करना है? अब बस इन तीनों भी पॉइंट्स को क्या करना है? ज्वाइन कर देना है. ठीक है. इसको ज्वाइन कर दो. यहाँ पे नाम दे दो डी. क्यों डी? बिकॉज ये हमारा डिमांड कर्व है. अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार बता दे रही हूँ. सी, लुक एट दिस डिमांड कर्व. ये डिमांड कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है. मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स में, कोई भी कर्व जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो वो क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. व्हाट यू विल से? इट इज़ नोन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व जब ऊपर से नीचे जाता है तो इट इज़ नोन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. अगर कोई भी कर्व ऊपर से नीचे जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं. तो यहाँ पे मेरा जो कर्व है डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. तो डी इज क्या है? ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो गई, जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई. और अगर किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डिमांड. छोटा सा स्केड्यूल मैंने बताया, छोटा सा डायग्राम जो कि बहुत ईजी है. कोई भी लॉ के समय आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, एजम्पशन लिखना है, स्केड्यूल लिखना है और ग्राफ बनाना है. हमेशा याद रखो, एग्जाम में अगर कोई भी लॉ आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, and if you have any doubt you can call me. Thank you for watching.